वेलकम। आइए आज की क्लास में जानते हैं कि फलन क्या है। फलन को अंग्रेजी में फंक्शन कहते हैं। फलन भी एक प्रकार का संबंध ही है, अर्थात एक विशेष प्रकार के संबंध को फलन कहते हैं। अब फलन के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, हम किस प्रकार के संबंध को फलन कहेंगे, आइए इसे पिक्टोरियल माध्यम से समझते हैं। सपोज दैट एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी। कुछ एलिमेंट सेट ए में है और कुछ एलिमेंट सेट बी में है। तो समझिएगा ध्यान से कि फलन हम कब कहेंगे, अगर सेट ए से सेट बी में एक मैपिंग है, अर्थात सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से इमेज बना रहे हैं। तो कैसी इमेज होनी चाहिए? नंबर एक, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। नंबर एक, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। नंबर दो, सेट ए के किसी भी एलिमेंट की एक से अधिक इमेज नहीं होनी चाहिए। मीन्स मतलब क्या कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए तथा एक और केवल एक ही इमेज होनी चाहिए। अब आइए फिगर के माध्यम से इसे समझते हैं। सपोज दैट सेट ए और सेट बी। सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड 4। सेट बी के अंदर एलिमेंट है ए, बी, सी और डी। अब अगर मैं कहूँ कि 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज डी है और 4 की इमेज सी है, तो अब आप क्या देख रहे हैं कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट की एक इमेज बी में है, अर्थात 1 की भी इमेज है, 2 की भी इमेज है, 3 की भी इमेज है, 4 की भी इमेज है। पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज तो हो बट वन एंड ओनली वन इमेज हो। मीन्स सेट ए का कोई ऐसा अवयव नहीं होना चाहिए कि उसके पास 2 इमेज बन रही हो। अर्थात आप देखें 1 की इमेज है और कितनी इमेज है? केवल एक इमेज है। 2 की इमेज है, केवल एक इमेज है। 3 की भी केवल एक इमेज है। 4 की भी केवल एक इमेज है। अर्थात यह जो रिलेशन बना ए से बी में, यह रिलेशन एक फंक्शन है। आइए दूसरा उदाहरण दिखाते हैं आपको। सपोज दैट एक सेट है पी और दूसरा सेट है क्यू। सेट पी के अंदर एलिमेंट हैं ए, बी, सी और सेट क्यू के अंदर एलिमेंट हैं एम, एन और ओ। अब देखें, सपोज दैट ए की इमेज है एम, बी की भी इमेज है एम और सी की इमेज है एन। अब आप देखें यहाँ पर पहली शर्त क्या कि जो पहला सेट है उस सेट के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। अर्थात ए की इमेज है, हाँ है, बी की इमेज है, हाँ है, सी की इमेज है, हाँ। अर्थात पहली शर्त तो पूरी हो रही है कि पहले सेट की प्रत्येक एलिमेंट की इमेज है। दूसरी शर्त, किसी भी एलिमेंट की एक से अधिक इमेज नहीं होनी चाहिए। अर्थात देखें ए की कितनी इमेज आ रही है? केवल एक। बी की कितनी इमेज आ रही है? केवल एक। भले भी दोनों की दोनों सेम इमेज पर जा रहे हों, लेकिन अगर हम बात करें कि ए की कितनी इमेज बन रही है तो ए की केवल एक इमेज बन रही है। बी की कितनी इमेज बन रही है? एक इमेज बन रही है। सी की कितनी इमेज बन रही है? एक इमेज बन रही है। अर्थात हमने क्या देखा कि यह एक फलन है, अर्थात P से Q में एक फलन है। तीसरा उदाहरण आइए दिखाते हैं। सपोज दैट अगेन मैं सेट ए लेता हूं और सेट बी लेता हूं। सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 एंड
5। बी के अंदर एलिमेंट हैं ए, बी, सी, डी और ई, ये है। अगर एफ 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज सी है, 4 की इमेज डी है और 5 की इमेज ई है। अब आप देखें कि क्या ये जो रिलेशन है ए से बी में, क्या ये फलन है? तो बस वही 2 शर्तें अगर पूरी हो जाएं तो ये फलन कहलाएगा। क्या शर्तें? कि फर्स्ट सेट का प्रत्येक एलिमेंट इमेज बना रहा हो। तो आप देख रहे हैं कि हर एक एलिमेंट इमेज बना रहा है, हर एक सेट की इमेज है। दूसरी शर्त, प्रत्येक एलिमेंट की एक और केवल एक ही इमेज होनी चाहिए, वह भी शर्तें पूरी हो रही हैं। अब आइए आपको हम कुछ ऐसा एग्जाम्पल दिखाते हैं, कुछ ऐसा रिलेशन दिखाएंगे जहां पर आप पाएंगे कि ये फंक्शन नहीं है। सपोज दैट एक सेट है ए और एक सेट है बी। ए के अंदर एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4। बी के अंदर एलिमेंट हैं ए, बी और सी। अगर हम कहें 1 की मैपिंग ए से है, 2 की मैपिंग बी से है और 3 की मैपिंग सी से है और 4 की किसी भी एलिमेंट से मैपिंग नहीं है। अब हमें ये जानना है कि ये फंक्शन ए से सेट बी में फंक्शन है या नहीं है। तो आप दोनों शर्तें देख लीजिए, अगर दोनों शर्तें फुलफिल होती हैं तो ये फलन कहलाएगा। पहली शर्त, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट की अपनी इमेज होनी चाहिए। क्या 1 की इमेज है? हाँ है। 2 की इमेज है? हाँ है। बी की 3 की इमेज है? हाँ है। क्या 4 की भी इमेज है? नहीं। तो जो शर्त थी वो शर्त तो कट गई, शर्त तो फुलफिल हो नहीं रही है, अर्थात यह एक फंक्शन नहीं है, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। अब आइए दूसरा उदाहरण आपको दिखाता हूं जहां पर वो फंक्शन नहीं होगा। सपोज दैट ए और बी 2 सेट हैं। सेट ए के अंदर एलिमेंट हैं 1, 2, 3 और सेट बी के अंदर एलिमेंट है ए, बी, सी, डी। अगर हम कहें 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज बी है, क्या ये फंक्शन है? तो पहली शर्त क्या है कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। तो 1 की इमेज है? हाँ है। 2 की इमेज है? हाँ है। 3 की इमेज है? हाँ है। अब देखें, सपोज दैट, अब अगर इस समय मैं आपसे पूछूं कि क्या ये फंक्शन है, तो हाँ ये फंक्शन तो है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये जो 3 है इसकी एक इमेज सी भी है, अब आप बताएं कि क्या ये फंक्शन है? अब इस समय यह एग्जाम्पल फंक्शन नहीं है, क्योंकि पहली शर्त तो हर एक एलिमेंट की इमेज है, हाँ है, ठीक है। दूसरी शर्त है कि प्रत्येक एलिमेंट की केवल एक इमेज होनी चाहिए। अब आप देखें 1 की तो केवल एक इमेज है, 2 के भी केवल एक इमेज है, बट जब हम 3 को देखते हैं तो 3 के पास 2 इमेज आ रही है। एक तो पहली इमेज ये बी है, दूसरी इमेज सी है, अर्थात 3 के ये 3 है, 3 के 2 इमेज आ रही हैं। अर्थात जो कंडीशन है कि प्रत्येक एलिमेंट की एक और केवल एक इमेज होनी चाहिए, वो कंडीशन फेल होती है, अर्थात यह उदाहरण भी एक फंक्शन नहीं है। आइए अब मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज के लिए आपको मैं देता हूँ एग्जाम्पल, और आपको बताना है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं। सपोज दैट एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी और सेट ए के अंदर एलिमेंट हैं ए, बी, सी और सेट बी के अंदर एलिमेंट है 1, केवल 1। अब अगर ए की मैपिंग 1 से है, अर्थात ए इमेज बना रहा है 1 पर, बी
इमेज बना रहा है 1 पर और C इमेज बना रहा है 1 पर। अब आपको बताना है कि क्या ये फंक्शन है, सेट A से B में क्या फंक्शन है। आप थोड़ा विचार करें, देखें हूँ आपको, यह फंक्शन है बिकॉज आपकी ये एग्जाम्पल दोनों कंडीशन को, दोनों शर्तों को पूरा करता है। पहली शर्त कि सेट A के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं A के पास भी इमेज है, B के पास भी इमेज है, C के पास भी इमेज है, अर्थात पहली शर्त तो पूरी हो गई। दूसरी शर्त, प्रत्येक एलिमेंट की केवल और केवल एक इमेज होनी चाहिए। अगर मैं कहूँ कि A के पास कितनी इमेज है तो A के पास केवल एक इमेज है, B के पास कुल कितनी इमेज है, केवल एक इमेज है, C के पास कितनी इमेज है, केवल एक इमेज है, अर्थात यह एग्जाम्पल एक फंक्शन है। अब आइए जानें कि फंक्शन को कैसे लिखा जाता है, कैसे प्रदर्शित किया जाता है। सपोज दैट कि सेट A से सेट B में फंक्शन है या मैपिंग है। फंक्शन का एक और नाम है मैपिंग। तो A से B में है तो फंक्शन को fx डिनोट करते हैं या y बराबर fx डिनोट करते हैं या f सच दैट a to b ये फंक्शन है, अर्थात सेट A से सेट B में एक मैपिंग है या फलन है। अब आइए समझते हैं, आइए देखें कि फंक्शन को कैसे, क्या क्या रूप हो सकता है। फंक्शन को आपने जाना कि फंक्शन को हम fx लिख सकते हैं या y बराबर fx लिख सकते हैं। x क्या है, x हमारा इनपुट है या कहें सेट A का एक एलिमेंट है। अब ये fx क्या हो सकता है, fx की वैल्यू क्या हो सकती है, fx की वैल्यू 2x हो सकती है। मीन्स अगर आपने इनपुट x दिया तो उसका आउटपुट क्या मिल रहा है, डबल होके मिल रहा है। हो सकता है fx की जो वैल्यू है फंक्शन 2x के अलावा कुछ और भी दे रहा हो, मीन्स हो सकता है 2x प्लस 1 हो रहा हो। मीन्स आपने इनपुट x दिया तो आउटपुट क्या मिला, सेट B में क्या दिखा, 2x प्लस 1 हुआ। हो सकता है कि फंक्शन fx की जो वैल्यू है 3x प्लस 7 हो जाए या हो सकता है 4x स्क्वायर माइनस 1 हो जाए। इस तरह से फंक्शन में के अंदर एक इनपुट जाता है और उसका आउटपुट कुछ सेट B में दिखता है। आइए अब देखते हैं कि टाइप ऑफ फंक्शन या फंक्शन कुल कितने प्रकार के होते हैं। तो वास्तव में फंक्शन तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ फंक्शन का अध्ययन हमें क्लास 11th में करना है। बाकी जो बचेंगे प्लस ये भी फंक्शन, इनका अध्ययन हम क्लास 12th में या उसके आगे क्लास में करेंगे। तो आइए देखते हैं क्लास 11th के अंतर्गत कौन कौन से फंक्शन पढ़ने हैं। तो टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शन के प्रकार। तो पहला प्रकार है तत्समक फलन। तत्समक फलन, तत्समक फलन को अंग्रेजी में कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन। अब देखें हिंदी से कम स्पष्ट हो रहा है, लेकिन इंग्लिश में अगर देखें आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। मीन्स एक ऐसा फंक्शन जो अपनी पहचान न बदले, अर्थात जो आप इनपुट देंगे वही आपको आउटपुट मिलेगा। इसे fx बराबर x से डिनोट करते हैं। fx बराबर x से डिनोट करते हैं, मतलब आप जो इनपुट देंगे वही हमें आउटपुट के रूप में मिलेगा। अब अगर इसका आप ग्राफ बनाएं, ग्राफ कैसे बनेगा, आप ऑर्डर पेयर लेंगे, कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। कार्टेशियन प्लेन पर एक होगा x एक्सिस, एक होगा y एक्सिस। अब आप देखें अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हैं तो आपको जो fx की वैल्यू होगी
मीन्स अगर आप यहाँ 1 डालते हैं x के स्थान पर तो आपको y की वैल्यू, क्योंकि ये fx जो है इसे आप y भी तो कहते हैं, y इक्वल fx या fx इक्वल x, मीन्स अगर आप यहाँ पर इनपुट 1 देंगे तो आपको y की वैल्यू 1 मिलेगी, आप x की वैल्यू 2 देंगे तो y की वैल्यू आपको 2 मिलेगी। मीन्स आप जितना इनपुट देंगे वही आपको आउटपुट के रूप में मिलेगा। अब आपको ऑर्डर पेयर बने 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, इस तरह से अगर आप 0 लेते तो आपको 0 मिलता। मीन्स 0 पर x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू 2। इस तरह से अगर आप कार्टेशियन प्लेन पर एक फिगर ड्रा करेंगे, एक फंक्शन ड्रा करेंगे तो आपको सदैव एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि सदैव ऑरिजिन से होकर गुजरेगी, यानी मूल बिंदु से होकर गुजरेगी। अब आप देखें कि इस आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा। डोमेन का मतलब होता है परमिसिबल वैल्यू विच वी कैन इनपुट, जो ऐसी वैल्यू जिसे हम इनपुट के रूप में यूज कर सकते हैं। आप देखें इस x के स्थान पर आप क्या क्या ले सकते हैं, आप सभी वास्तविक संख्याओं को आप ले सकते हैं। मीन्स ऑल रियल नंबर आर परमिसिबल, सभी वास्तविक संख्याओं को आप ले सकते हैं। अर्थात डोमेन की जो वैल्यू होगी वह होगा रियल नंबर। मीन्स कोई भी आप वैल्यू आप दे दीजिए, ये फंक्शन सदैव सेटिस्फाई होगा। इसी तरह अगर कहें रेंज क्या होगी, रेंज का मतलब होता है ऑल आउटपुट वैल्यू। आप देखेंगे इनपुट आप देंगे, कोई भी आप उन इनपुट दे देंगे, आपको आउटपुट अवश्य मिलेगा, अर्थात आउटपुट भी रियल नंबर होगा। नेक्स्ट देखते हैं अचर फलन क्या होता है या कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। तो कांस्टेंट फंक्शन यहाँ पर भी जैसे आप देखे थे कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। आइडेंटिटी का मतलब पहचान ना बदले, जो आप इनपुट दिए वही आपको आउटपुट मिल गया, जितना आपने इनपुट दिया वही आउटपुट मिला। इसी तरह से इसके नाम से भी स्पष्ट है कांस्टेंट फंक्शन मीन्स जो निश्चित रहे, कभी ना बदले। आप उसके साथ कितना भी इनपुट दे दीजिए उसके आउटपुट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसे हम डिनोट करते हैं y बराबर fx इक्वल c, मीन्स fx इक्वल c का मतलब है कांस्टेंट। कोई भी वैल्यू, ये कांस्टेंट 1 2 3 1/2 3/4 -3/5 कुछ भी ये कांस्टेंट रहेगा। x तो वेरिएबल है, इनपुट है, इसकी वैल्यू बदल जाएगी, लेकिन ये फिक्स है। सपोज दैट कि अगर लिखा है fx इक्वल 3, fx इक्वल 3, अब आप x की वैल्यू चाहे 1 रखें, चाहे 2 रखें, चाहे 3 रखें, 4 रखें, -1 -2 या कुछ भी वैल्यू आप x के स्थान पर दे दें, कोई भी वेरिएबल आप दे दें, आपको आउटपुट सदैव 3 मिलेगा। इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ x अक्ष के समांतर एक रेखा होती है। यह ग्राफ x अक्ष के समांतर एक रेखा होती है। जैसे यहाँ पर अगर फंक्शन दिया है fx इक्वल 3 तो x अक्ष के समांतर दिस इज x एक्सिस, इसके समांतर अगर हम कहें ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो fx इक्वल 3 का अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो x अक्ष के समांतर एक रेखा प्राप्त होगी। अब आप यहाँ पर चित्र से देख लीजिए, चाहे x की वैल्यू आप 0 रखें तब भी y की वैल्यू आपको 3 मिलेगी, x की वैल्यू आप 1 रखेंगे तब भी 3 मिलेगा, 2 रखेंगे तब भी 3, 4 रखेंगे तब भी 3। मीन्स फॉर एनी वैल्यू ऑफ x आउटपुट ऑलवेज विल बी 3। चाहे आप -1 रखेंगे तब भी 3, -2 रखेंगे तब भी 3, मीन्स y की वैल्यू फिक्स है। इसी तरह से अगर fx
इक्वल अगर लिखा है माइनस का 10। अब अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो एक्स अक्ष के समांतर -10 से होते हुए ग्राफ या लाइन सरल रेखा जाएगी। अब आइए इसकी बात करते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। तो इसका जो डोमेन होगा ये ऑल रियल नंबर मीन्स एक्स के स्थान पर आप कोई भी इनपुट दे सकते हैं। सभी इनपुट के लिए, सभी वैल्यू के लिए एक्स अलाउ है। अब बात करें कि इसका रेंज क्या होगा, तो इसका रेंज फिक्स है। इसका रेंज सदैव सी होगा मीन्स कांस्टेंट ही होगा। अगर यहाँ 3 है तो इसका रेंज 3 आएगा, -10 है तो -10 आएगा रेंज, मीन्स रेंज इसका सदैव कांस्टेंट सी होगा। अब आइए नेक्स्ट। अब आइए देखते हैं तीसरा टाइप क्या है। तीसरा टाइप है पॉलिनोमियल फंक्शन। टाइप 3 बहुपद फलन। अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन मीन्स सपोज दैट इसका जो रूफ है वह एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स प्लस 5 हो सकता है, एक्स स्क्वायर -3 हो सकता है। इसके अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें कि इसका मानक रूप क्या होगा, तो पॉलिनोमियल फंक्शन का जो मानक रूप होता है वह होता है a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस अप सो ऑन an x की पावर n। जहाँ पर n जो है, जहाँ a0, a1, a2, a3 इत्यादि बिलोंग टू और रियल नंबर होते हैं। बट और ये जो n की वैल्यू है, n इज ए नॉन निगेटिव इंटीजर मीन्स a1, a2, a3, a4 ये जो हैं ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। और जो n की वैल्यू होती है मीन्स आप पावर देख रहे हैं, ये पावर जो होती है सदैव नॉन निगेटिव इंटीजर होती है, मतलब सदैव धन पूर्णांक होते हैं। अब बात करें कि इसका ग्राफ क्या होगा, तो इसका ग्राफ जो होता है यह हो सकता है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का अगर ग्राफ बनाएं या एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ बनाएं तो ये कुछ ऐसा होता है। आइए बनाते हैं कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर बनाएं तो आप एक्स की वैल्यू 0 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए। इस तरह से आप 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी वैल्यू आप लेते जाएंगे तो आपको एक आउटपुट मिलेगा। इनपुट और आउटपुट लेकर के ऑर्डर पेयर बनाएंगे। मैं नाम लिख देता हूँ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि एक्स की वैल्यू आप कुछ भी लेंगे, पॉजिटिव लें चाहे नेगेटिव ले लें, आपको सदैव 0 मिलेगा या 0 से बड़ी संख्या मिलेगी। अर्थात आउटपुट की जो वैल्यू होगी वह सदैव 0 से बड़ी होगी। अब इसका जो ग्राफ होगा वह सदैव यूं होगा, 0 से ऊपर होगा। अब इसके डोमेन और रेंज की बात करें तो इसका जो डोमेन होगा डोमेन का मतलब और परमिसिबल इनपुट वैल्यू मीन्स आप एक्स की वैल्यू क्या क्या दे सकते हैं। आप देखें एक्स की वैल्यू आप चाहे जो दे दीजिए, चाहे पॉजिटिव दीजिए, चाहे नेगेटिव दे दीजिए, फ्रैक्शन दे दीजिए, कुछ भी दीजिए, मीन्स डोमेन इसका हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स। फिर आइए रेंज की बात करें कि इसका रेंज क्या होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन की रेंज क्या होगी। तो आप देख रहे हैं कि इसकी जो रेंज है वह यहाँ पर पर्टिकुलर इस फंक्शन की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर जो रेंज होगी वह सदैव रियल नंबर होगी और धन पूर्णांक होगी, आर प्लस होगी।
इसी तरह से और फंक्शन आप ले सकते हैं। एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब की वैल्यू आप लेंगे, एक्स क्यूब की वैल्यू एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, अगर ये फंक्शन आप लेते हैं एक्स क्यूब, यहाँ पर आप एक्स की वैल्यू लेकर वाई की वैल्यू या फंक्शन की वैल्यू प्राप्त करेंगे और जब ग्राफ बनाएंगे तो कुछ यूँ मिलेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डोमेन होगी मीन्स इनपुट जो होगा, आप कोई भी रियल नंबर इस एक्स के स्थान पर ले सकते हैं, मीन्स डोमेन इसका रियल नंबर होगा। बट अगर हम बात करें कि इसका रेंज क्या होगा, तो इसका रेंज, इसके रेंज और उसके रेंज में फ़र्क है। यहाँ पर इसकी रेंज सदैव 0 से बड़ी होगी, मीन्स ऑल पॉजिटिव रियल नंबर है। बट यहाँ पर देख रहे हैं कि रेंज का मतलब है कि वाई एक्सिस के की तरफ एक ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। आप देख रहे हैं कि 0 से ऊपर की ओर इनफाइनाइट की ओर जा रहा है और 0 से नीचे की ओर भी जा रहा है, अर्थात इसकी जो रेंज होगी डोमेन बराबर ऑल रियल नंबर एंड इसका जो रेंज होगी वह भी ऑल रियल नंबर होगी। नेक्स्ट देखते हैं चौथा प्रकार, रेशनल फंक्शन क्या होते हैं। रेशनल को हिंदी में कहते हैं परिमेय फलन। परिमेय फलन या रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन जैसा कि नाम है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब होता है कि नंबर विच वी कैन रिप्रेजेंट ऑन पी अपॉन क्यू फॉर्म। उसी तरह से रेशनल फंक्शन भी होता है वे फंक्शन जिसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकें, मीन्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स, इस टाइप के फंक्शन को कहते हैं रेशनल फंक्शन। y बराबर एफ एक्स अपॉन जी एक्स, इस प्रकार के फंक्शन को परिमेय फलन कहते हैं, जहाँ पर वेयर जी एक्स इज नॉट इक्वल 0, मीन्स डिनोमिनेटर में जो लिखा गया फंक्शन है उसकी वैल्यू शून्य नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसकी वैल्यू शून्य हो जाएगी तो फंक्शन फिर डिफाइन नहीं होगा। अर्थात नंबरेटर वाले फंक्शन की वैल्यू 0 हो सकती है बट डिनोमिनेटर वाले फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। अब आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एफ एक्स बराबर दिया हो फंक्शन x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2, यह एक परिमेय फलन का उदाहरण है। एफ एक्स बराबर, दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, एफ एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स, यह भी एक परिमेय फलन का उदाहरण है। अब अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, एफ एक्स इक्वल 1 अपॉन एक्स का ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ कुछ यूं होगा। यह इनफाइनाइट से होता हुआ इनफाइनाइट की ओर चला जाएगा। इसी तरह से अगर आप निगेटिव वैल्यू लेते हैं तो माइनस इनफाइनाइट से होता हुआ माइनस इनफाइनाइट की ओर आगे बढ़ जाएगा। यह कभी भी एक्सिस को नहीं छुएगा। अब आप बात करें कि इसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, तो आप क्या क्या वैल्यू इस फंक्शन में क्या क्या वैल्यू दे सकते हैं। आप इस फंक्शन में इनपुट के रूप में कोई भी वैल्यू दे दीजिए सिवा 0 को छोड़कर, क्योंकि अगर आप यहाँ पर 0 इनपुट देंगे तो फिर ये नॉन डिफाइन हो जाएगा। अर्थात इसका जो डोमेन होगा इस फंक्शन का ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, मीन्स 0 को छोड़कर सभी रियल नंबर आप इनपुट दे सकते हैं। इसी तरह से रेंज की बात करें तो आप देख रहे हैं कि रेंज इनफाइनाइट से होता हुआ इनफाइनाइट की ओर चला जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट से होता हुआ माइनस इनफाइनाइट की ओर चला जा रहा है। अर्थात वाई एक्सिस के अलोंग अगर हम देखें तो पूरे वाई एक्सिस
की ओर ये बढ़ रहा है, बस जीरो को छोड़कर, मीन्स जीरो आप नहीं पाएंगे, उसके अलावा सभी वैल्यू पाएंगे। मीन्स रेंज जो हो जाएगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, मीन्स जीरो को छोड़कर सभी रियल नंबर इसकी रेंज होंगी। नेक्स्ट नंबर 6 है मापांक फलन। मापांक फलन को अंग्रेजी में कहते हैं मॉडुलस फंक्शन। मापांक फलन या मॉडुलस फंक्शन। अब मॉडुलस फंक्शन क्या है, कैसा होता है, इसकी क्या विशेषता है, तो देखें f(x) इक्वल मॉड ऑफ x, ये इस टाइप में रिप्रेजेंट किया जाता है। मॉड ऑफ x, मॉड ऑफ x का ये मतलब है कि आप कोई भी इनपुट दे दें, आप चाहे पॉजिटिव दे दें चाहे निगेटिव इनपुट दे दें, आपको सदैव जो आउटपुट मिलेगा वह सदैव पॉजिटिव होगा। अर्थात f(x) बराबर पॉजिटिव x देगा, कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल 0, और माइनस x देगा कब, जब x की वैल्यू लेस देन 0। अर्थात अगर आप इनपुट पॉजिटिव नंबर 0 या 0 से बड़ी कोई भी पॉजिटिव नंबर देंगे तो आपको प्लस x मिलेगा। अगर आप 0 से छोटी वैल्यू देते हैं अर्थात निगेटिव वैल्यू देते हैं तो आपको तब भी पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा। कारण क्या कि आप निगेटिव वैल्यू देंगे तो ये फंक्शन करता क्या है कि उस निगेटिव वैल्यू के पीछे माइनस लगा देता है, जिसके कारण वह संख्या या आउटपुट जो होती है वह फिर से पॉजिटिव हो जाती है। मीन्स जितने भी इस फंक्शन के अंदर आप इनपुट डालेंगे पॉजिटिव निगेटिव, आउटपुट आपको सदैव पॉजिटिव ही मिलेगा। अब आइए बात करें कि इसका फिगर कैसा होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा। तो इसका ग्राफ f(x) बराबर मॉड x का ग्राफ सदैव आप इनपुट दे करके आउटपुट लें और ऑर्डर पेयर बनाकर अगर आप ग्राफ खींचते हैं तो आपको कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा। अर्थात इसका जो डोमेन होगा, मॉडुलस फंक्शन का जो डोमेन होता है वह सदैव ऑल रियल नंबर होता है। मीन्स कोई भी आप इनपुट दे सकते हैं, जितना भी आप चाहें, जो भी आप चाहें, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आप इनपुट दे दें, उसके लिए सभी वैल्यू के लिए यह फंक्शन डिफाइन होता है। अब बात करें कि इसकी रेंज क्या होगी, मीन्स आउटपुट क्या क्या मिलेगा, कहाँ से कहाँ तक मिलेगा। तो इसका आउटपुट 0 से लेकर के, मीन्स 0 से नीचे वाई अक्ष पर आप देख लीजिए 0 से नीचे कोई भी वैल्यू नहीं है। अर्थात इसका जो आउटपुट होगा वह सदैव r प्लस होगा। मीन्स 0 से बड़ी सभी संख्याएं मीन्स रियल नंबर होंगी, 0 से इनफाइनाइट भी आप कह सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं कि चिन्ह फलन क्या होता है। चिन्ह फलन को अंग्रेजी में कहते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन को हम y बराबर f(x) बराबर मॉड ऑफ x अपॉन x से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर x का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x का मान 0 हो जाएगा तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। अब आप देखें कि यहाँ पर ये जो मॉड x है, ये इसकी वैल्यू आप पॉजिटिव ले सकते हैं, निगेटिव ले सकते हैं और 0 ले सकते हैं। तो अगर आप पॉजिटिव लेते हैं तो क्या करेगा, अगर यहाँ पर आप पॉजिटिव नंबर लेते हैं तो फिर इसकी वैल्यू 1 आएगी। अर्थात हमारे जो फंक्शन है वह 3 तरीके से शो होगा। क्या क्या होगा, हमारे फंक्शन की वैल्यू सदैव 1 होगी, कब, जब x इज ग्रेटर देन 0। मीन्स x की वैल्यू को अगर आप 0 से बड़ी लेते हैं तो उस पोजीशन में हमारे फंक्शन की जो वैल्यू होगी वह क्या आएगी, 1 आएगी। इसी तरह से अगर आप x की वैल्यू को 0 लेते हैं तो मॉड ऑफ x की वैल्यू को अगर आप 0 लिखते हैं तो यह कब होगा, 0 होगी वैल्यू x बराबर 0। इसी तरह से -1 अगर आपने x की वैल्यू को 0 से छोटी लिया तो फंक्शन की वैल्यू -1 होगी।
तो इस तरह से f(x) जो है हमारा जो सिग्नम फंक्शन है 3 तरीके से डिफाइन होता है। अर्थात इस फंक्शन की खासियत ये है, x के स्थान पर आप 0 से बड़ी कोई भी नंबर दे दीजिए, 1 दे दीजिए, 2 दे दीजिए, 3 दे दीजिए, 500 दे दीजिए, 1000 दे दीजिए, x के स्थान पर आउटपुट सदैव 1 ही मिलने वाला है। इसी तरह से अगर आप इनपुट की वैल्यू निगेटिव देते हैं, -1, -2, -3, -4, कुछ भी निगेटिव में आप दे दें, आपको आउटपुट सदैव -1 ही मिलेगा। मीन्स केवल 1 मिलेगा या -1 मिलेगा या 0 मिलेगा। अब अगर इसका ग्राफ बनाएं तो अगर हम इसे माने 1, 2, -1, -2, तो क्या मिल रहा है कि x से बड़ी x बराबर 0 के लिए 0 होगा, डिफाइन होगा। x इक्वल ग्रेटर देन 0, अगर x की वैल्यू आप 0 से बड़ी लेंगे तो सदैव वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। मीन्स कुछ इस तरीके से ये ग्राफ बनेगा। मतलब आप x के स्थान पर कुछ भी आप दे दीजिए इनपुट, आपको y की वैल्यू 1 ही मिलने जा रही है। इसी तरह से अगर आप x की वैल्यू को निगेटिव लेते हैं या 0 से छोटी लेते हैं, आपको सदैव और सदैव आउटपुट के रूप में क्या मिलेगा, -1। मीन्स आप चाहे -1 लें, -2 लें, -3 लें, किसी भी पोजीशन पर आप देखेंगे जो y की वैल्यू है वह सदैव -1 हो रही है। आइए देखते हैं क्या है महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। महत्तम पूर्णांक फलन नाम से स्पष्ट है। थोड़ा इसका ग्राफ भले भी देखने में अजीब लगे, लेकिन इसकी जो डिफिनीशन है, इसकी जो समझ है बहुत ही आसान है। कहता है महत्तम पूर्णांक फलन, तो सबसे पहले देखता हूं कि इसे लिखा कैसे जाता है। f(x) इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। मीन्स सबसे बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर इसे रख देते हैं, जहां पर x का मान, जहां ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू, जहां महत्तम पूर्णांक फलन का मान, महत्तम पूर्णांक फलन का मान सदैव x के बराबर, x के बराबर या x से छोटा होता है, x से छोटा होता है। मतलब समझिएगा इसका, महत्तम पूर्णांक फलन का जो मान होता है वह सदैव x के बराबर ही होता है या तो x से छोटा होता है। मतलब क्या है, अगर हम कहें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3.4 की वैल्यू क्या होगी। अब आप इसका ये मतलब है कि नंबर लाइन पर देखें कि 3 पॉइंट से पहले कौन सा पूर्णांक है, तो 3.4 के पहले कौन से पूर्णांक है। 3.4 के आप जस्ट पहले आप देखेंगे तो आपको कई पूर्णांक दिखेंगे, लेकिन जस्ट पहले की बात करें तो 3.4 के ठीक पहले पहला पूर्णांक जो मिलेगा वो होगा 3। समझिए, सपोज दैट दिस इज 0, 1, 2, 3, दिस इज 3, 2, 1 एंड 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, इस तरह से 3.4 यहाँ पर है। सपोज दैट 3.4 के ठीक पहले कौन सा इंटीजर है,
कई इंटीजर हैं आप देख रहे हैं, लेकिन उन इंटीजरों में कौन सबसे बड़ा है, वो कौन है, 3। अर्थात ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.4 की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी। इसी तरह से अगर कहूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10.9, तो 10.9 के पहले अगर हम नंबर लाइन पर देखें तो कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, सबसे बड़ा कौन इंटीजर मिलेगा, वो क्या होगा, 10 होगा। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर लिखा है महत्तम पूर्णांक फलन का मान या तो x के उसी के बराबर होगा या तो उससे छोटा होगा। तो अब आप देखें 2 पर, अगर आप 2 पर हैं तो 2 के पीछे आप देखेंगे तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 ही मिलेगा आपको। मीन्स हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर पकड़ना है। आप 2 पर हैं तो 2 से आप सर्चिंग करने लगिए, 2 के पीछे या 2 से होते हुए ढूंढने लगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इसी तरह 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा। मीन्स जितने भी होल नंबर हैं उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर वही होल नंबर ही होता है। बट डेसिमल को इस तरह से देखेंगे कि उसके ठीक पहले कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर है। इसी तरह से हम कुछ बात करते हैं, अगर निगेटिव है नंबर, फंक्शन हमारा निगेटिव है, तब सपोज दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.3। अब आप देखेंगे 2.3 आप नंबर लाइन पर इमेजिन करें, नंबर लाइन पर इमेजिन करें कि 2.3 के पहले कौन सा सबसे पहले इंटीजर मिलेगा। तो ये मैं फिगर से दिखाता हूँ। सपोज दैट दिस इज 0, -1, -2, -3। अब -2.3, -2 यहाँ पर है, फिर 2.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 3। तो अपना 2.3 क्या कहाँ होगा, 2.3 -2.3। तो 2.3 के ठीक पहले कौन सा इंटीजर मिलेगा, -3। मीन्स -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -3। इसी तरह अब आप बात समझ गए होंगे कि अगर मैं कहूँ कि -4.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो -4.7 के ठीक पहले जो इंटीजर अपने को मिलेगा वो क्या होगा, -5। अब इस तरह से आपने देखा ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू। अब आइए देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। देखें सपोज दैट ये हमारा x डैश एक्सिस है और ये y, y डैश एक्सिस है। यहाँ पर हमने नंबर लाइन रिप्रेजेंट किया है, y अक्ष पर भी नंबर लाइन रिप्रेजेंट किया है। अब देखें सपोज दैट आपने क्या पढ़ा कि 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 होगा। अगर हम कहें 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 होगा। हम कहें 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 होगा। अर्थात ये पता चला कि 0 से लेकर के, ये 0 है, 0 से लेकर के आप 1 से छोटी मीन्स 0.9 तक की वैल्यू अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करें तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर सदैव 0 होगा। इसी तरह से 1 से लेकर के, दिस इज 1 से लेकर 1.9 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। वन से लेकर 1.9 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। इसी तरह से 2 से लेकर 2.999 मीन्स 3 के ठीक पहले 2 से लेकर 2.99 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, सदैव 2 होगा। इसी तरह बात करें कि 3 से लेकर 3.9 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, वो क्या होगा, 3 होगा। अब आइए बात करें कि 0 से लेकर के -0.9 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, वो क्या होगा, -1 होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें
कि अगर बात करें कि -1 से लेकर -1.9 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो क्या होगा, माइनस का 2 होगा। -1 से लेकर के -1.9 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, माइनस का 2 होगा। इसी तरह से -2 से लेकर के -3 से लेकर के -3.9 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, वो क्या होगा, 4 होगा। इस तरह से आप 1 बाई 1 लेकर के वैल्यू आप ये ग्राफ बनाएंगे और आप देखेंगे ग्राफ में कि आपको एक स्टेप नज़र आता है या स्टेयर सीढ़ी नुमा नज़र आता है।